अच्छा, आप सालों से राजनीति में हैं और आप 2014 का इलेक्शन देखे हैं और सालों से आप देखते आ रहे हैं। तो जो 2014 से पहले मीडिया का बड़े बड़े जो आंकड़े चलते थे 2G घोटाला, कोयला घोटाले का, क्या वो एक चुनावी हथियार था या फिर उसको सच्चाई उसमें कितनी थी? ये एक तरीके से मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं बहुत समय से ऐसा चाह रहा हूँ कि इसके बारे में बात की जाए। जी, हम लोगों ने काफी बात करी है, बिल्कुल, कांग्रेसियों ने काफी बात करी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात जन जन तक पहुंची है। और ये बहुत जरूरी है ये बताना कि जिस वजह से 2014 में यूपीए की सरकार चुनाव हारी, बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी और जो उनके राजनीतिक सलाहकार थे, जिसमें एक ये प्रशांत किशोर टाइप है, ऐसे लोग जो हैं वो जी, जो चुनावी रणनीतिकार हैं, अपने आप को बताते हैं एक्सपर्ट हैं, इन लोगों ने और गोदी मीडिया ने जो मिलकर के एक अंग्रेजी में जैसे कहते हैं टार्निश कर दी इमेज यूपीए की, जिसने बहुत मदद करी नरेंद्र मोदी की इमेज को उजागर करने की, जैसे कि वो कोई अवतारी पुरुष हो, मसीहा हो, और वो आएंगे और वो आकर के देश को बदल देंगे। कांग्रेस जो है वही खराब पार्टी है, करप्ट है, सब उन्होंने उल्टे सीधे काम किए हैं, और नरेंद्र मोदी जो है वो सब बदल देंगे। ये एक नैरेटिव था जो पेश किया गया था और उसमें वो लोग सफल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो सफल रहे और उसकी वजह से सरकार बदली। लेकिन क्योंकि याददाश्त जो है लोगों की वो बहुत कम होती है, भूल जाते हैं लोग जल्दी, तो इस बात को भूल गए हैं लोग कि यूपीए क्यों हारी। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एक अनुभव एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल सा छोटा सा, जी, कि अभी जिस बच्चे की उम्र 14 साल है जी, वो अगले 4 साल में 18 साल का होकर के वोट देने लायक हो जाएगा। बिल्कुल, और जो अगले चुनाव आएंगे 2029 के, उसमें वो वोट डालेगा प्रधानमंत्री देश का चुनने के लिए। लेकिन उसको ये पता नहीं होगा कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो भाजपा पार्टी है, उन लोगों के क्या कुकर्म थे। वो 2014 में सत्ता पर काबिज होने के लिए कितना झूठ बोले थे, कितने प्रपंच रचे थे उन्होंने, और कितनी स्कीमिंग करी थी उन्होंने, कितना डिमीन किया था, नाम खराब किया था एक संत पुरुष जैसे मनमोहन सिंह का और एक गांधी के प्रतीक राहुल गांधी का। उन लोगों ने उनकी इमेज को टार्निश करके, खराब करके, झूठ बोल के, प्रपंच रच के, पूरी सरकार की इमेज खराब करके फिर सत्ता पे काबिज हुए। अब उसको मैं थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बहुत ही पासिंग रिमार्क लोग दे देते हैं कि यूपीए में तो भाई बहुत करप्शन था जी, 2G घोटाला हुआ, बोलते हैं कोयला घोटाला हो गया, और क्या है अनाप शनाप आंकड़े देते हैं। 1,75,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 2G बोलते हैं 2G घोटाले का, और वही कोल घोटाला भी इसी के राउंड में 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। राइट। अब ये मजाक है क्या? कहाँ से आया ये आंकड़ा आपके पास में? और पैसे रखे कहाँ गए? हाँ, वही मतलब ये किसी गोडाउन में पड़े थे पैसे, जो कांग्रेसी वहां गए, ट्रक लेके पैसा भरा और लेके चले गए। जो थोड़ा बहुत भी सोचने वाला आदमी है, इंसान है, व्यक्ति है, वो तो समझ जाएगा कि इसमें कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन जो थोड़ा बहुत नहीं समझा है, उसको समझाने के लिए ऐसा बोलना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जरूरी है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बोलना चाहिए और इसको चलाना चाहिए सोशल मीडिया पे, ताकि हर आदमी जो है वो सोचने पे मजबूर हो कि उनसे क्या गलती हुई चुनाव। आज भी हम जाते हैं तो लोग आज भी सोचते हैं कि 2G घोटाला हुआ ही था और कोयला घोटाला हुआ ही था, जो आपने अभी बताया। एग्जैक्टली। और उनको अभी तक समझ नहीं आता है कि वो पैसे रखे कहाँ गए थे, क्योंकि उनको नहीं, तो मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। जी। ये पूरी चीज समझने के लिए जी, आपको अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने हैं। जी, आप अपने आप से पूछिए और अपने आप को जवाब दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था। 2G और कोल घोटाला उजागर किसने किया? विनोद राय। वो अभी कहाँ है? या जब सरकार बनी 2014 में तो उनको क्या मिला? बड़ा पद मिला। ये क्रोनोलॉजी है जो समझनी पड़ेगी। जैसे अमित शाह जी बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है कि एक विनोद राय एक झूठ फेंकता है, उसको गोदी मीडिया पकड़ता है, और ये जो चुनावी रणनीतिकार हैं, जो दलाल हैं, सब मिलकर स्वामी भी थे, कोर्ट तक लग जाते हैं,
ये इन सब ने एक प्रपंच रच के किया। अभी पहली बात ये सवाल पूछो कि विनोद राय कहाँ है, विनोद राय की क्या राय है? उन्होंने कभी किताब लिखी उसमें, और एनडीटीवी पे इंटरव्यू में भी उन्होंने माफी मांगा, कहा कि वो जो मैंने बोला था वो घोटाले हुए नहीं थे। तो पहला प्रमाण ये है। अब ये पूरे देश ने तो देखा नहीं। अब ये जो 14 साल के बच्चे हैं, वो कोई देखेंगे नहीं, वो इंटरव्यू किसी ने नहीं देखा, नहीं आज तक कोई, बहुत सारे लोग जानते हैं उस इंटरव्यू के बारे में। एग्जैक्टली। तो पहला प्रश्न मैंने पूछा कि अभी विनोद राय कहाँ है और क्या बोल रहे हैं, तो स्पष्ट हो गया कि घोटाला नहीं हुआ था। अच्छा, दूसरा, कोई भी घोटाला होता है, जो हम बातें करें विनोद राय का जो इंटरव्यू दिए थे, मैं उसका शॉर्ट्स में वीडियो में डाल दूंगा बीच में, बिल्कुल, या फिर वो जो न्यूज लिंक है तो मैं वो वीडियो में मैं चला दूंगा, आप चलाइए उसको, विनोद राय ने क्या बोला था। दूसरा कि जब ऐसा घोटाला हुआ जी और ये बात जब अदालत तक पहुंची जी और अदालत में केस चला जी, तो ये भी विदित है सबको जी कि के राजू या कनीमोई जी, ये हमारे यूपीए के साथी थे जी जिनके ऊपर ये इल्जाम था जी। क्या वो कन्विक्ट हुए? नहीं। क्या उनको सजा मिली? तो जब उनको सजा नहीं मिली तो इसका मतलब है कि ये आरोप झूठे थे और खुद अदालत ने उनको बरी किया है। कोल घोटाले में क्या प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आरोप लगा? नहीं। तो ये दूसरी बात है कि जब किसी कोई कसूरवार ही नहीं है, किसी को सजा ही नहीं मिली है, जब कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, तो बात खत्म है वहां पर। तो दूसरी बात है जो ये बताती है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, ये सिर्फ मीडिया की पैदाइश थी, जो रणनीतिकार है चुनावी, उनकी पैदाइश, दिमाग की पैदाइश थी, और उनका जो ध्येय था वो सरकार को, मनमोहन सिंह जी को, राहुल गांधी जी को बदनाम करके सत्ता पे काबिज होना था। झूठ के बलबूते पे वो सत्ता पे काबिज होना चाहते थे, तो वो उन्होंने किया। अच्छा, अभी ये बताइए मुझे, सरकार जो है जी, हमारी नहीं, किसी की भी सरकार, किसी भी देश की सरकार जी, वो क्या दुकान है? नहीं, तो वेलफेयर स्टेट है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। सरकार जो है वो दुकान खोल के नहीं बैठी है, वो मुनाफा करने के लिए वहां नहीं है। वी आर अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि आप लोगों को जो बेसिक उनकी नेसेसिटी है वो प्रोवाइड कराएं। ये आपका, उनका राइट है आपसे मांगने का, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देने की। ठीक है, ये बहुत क्लियरिटी है। तो मुझे बताइए कि मोबाइल जो है उसकी जो सर्विसेज है वो क्या नेसेसिटी नहीं है, जरूरत? बिल्कुल। आज देखिए हर दिन हर कोई हर पल मोबाइल से ही खाना ऑर्डर करना, क्या नहीं है मोबाइल से कहीं जाना हो, तो कुछ भी करना हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अगर एक प्लम्बर हूँ जी और मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसमें मोबाइल मेरी मदद करेगा। बिल्कुल। मैं अगर रेडी वाला हूँ या सब्जी का ठेला लगाता हूँ, तो मोबाइल से मैं अपने कस्टमर जो है उनसे कांटेक्ट में रह सकता हूँ, वो मुझे फोन कर सकते हैं, मैं उनको होम डिलीवरी कर सकता हूँ। मैं खुद फोन करके जो 10वें माले पे रहते हैं उनको बोल सकता हूँ कि मैं आपके एरिया में नीचे ठेला लेके आया हूँ और फ्रेश सब्जी है, आप आके ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने 2 उदाहरण दिए, प्लम्बर का उदाहरण दिया आपको, उसका। आजकल नाई है, उनके साथ अपॉइंटमेंट आप फोन पे ले सकते हैं। तो ये जो भी छोटा छोटा काम करने वाले हैं, जिनसे ये देश बना है, उनके लिए बेसिक जरूरत है। तो जो बेसिक जरूरत है उसको सरकार अगर वो उनको मुहैया करवाती है लोगों को जी, तो क्या सरकार उसमें से पैसा कमाना चाहिए सरकार को? नहीं। बिल्कुल। तो ये क्या है, देखिए एक बात समझिए, सरकार को एक सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसके लिए उनको सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। तो एक प्रक्रिया होती है कि भाई आप टेंडरिंग करो, टेंडरिंग करके आप किसी कंपनी को बुलाओ, वो कंपनी जो है वो आपकी सर्विसेज आगे प्रोवाइड करेगी। लेकिन जो ऐसी जरूरी चीजें हैं उसमें अगर आप कंपनी से टेंडरिंग कराओगे कि भाई आप ये हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विसेज है वो कितने में खरीदोगे, फिर आप जो हाईएस्ट बिडर है, जिसका मतलब है कि जिसने सबसे ज्यादा पैसे बोली लगाई है, उसको अगर टेंडर अवार्ड करोगे तो ये तो बेईमानी हुई फिर, क्योंकि एक कंपनी है जैसे वोडाफोन हो गई या रिलायंस जियो हो गई, उन्होंने आपसे उस टाइम की बात कर रहा हूँ 2G खरीदा 100 रुपए में, तो वो तो कंपनी है, वो तो दुकान है, वो तो मुनाफे के लिए काम करेगा। तो वो क्या करेगा, वो 100 रुपए की चीज जो खरीदी वो 200 रुपए में बेचेगा। तो वो जो सर्विस जो है वो 200 रुपए में प्रोवाइड करेगा। तो वो 200 रुपए उसकी जेब में कहां से आएगा? जो सर्विस जिनको प्रोवाइड होगी, तो पब्लिक की जेब से पैसा जाएगा, रिलायंस को, जियो को जाएगा, अडानी को जाएगा, एयरटेल को जाएगा, आइडिया को जाएगा, जो भी कंपनियां उनको जाएगा। ठीक है,
वो उसमें से पैसा कमाएंगे, जी। सरकार को 100 रुपया देंगे, 100 रुपया खुद रखेंगे। लेकिन जेब किसकी खाली हुई? पब्लिक की खाली हुई, आम आदमी की खाली हुई। तो यूपीए की सरकार का जो ध्येय था, जो एम था उनका, वो ये था कि पब्लिक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। तो वो सर्विस प्रोवाइडर को ये चाहते थे कि भाई आप कम से कम मुनाफा कमाइए। तो ये जो पूंजी है वो आप हमसे 100 रुपए में नहीं खरीदिए, आप हम आपको 50 रुपए में दे देंगे, लेकिन आप भी आगे 60 रुपए में, 65 रुपए में दीजिए, 200 में मत दीजिए। तो क्या होगा कि आम आदमी की जेब के ऊपर खर्च नहीं पड़ेगा। तो ये जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि यूपीए ने 65 रुपए में 2G दिया, इसका इन लोगों ने ये बताया कि अगर आप इसका ऑक्शन करते, अगर आप इसको टेंडरिंग करते तो आपको 200 रुपए मिलता। तो जो 145 रुपए का गैप है वो उसको 1,75,000 करोड़ रुपया बता करके बोले खा गए। पैसे कहीं नहीं खाए गए हैं, पैसे किसी ने नहीं लिए हैं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन ये इनका बोलना ऐसा है कि आप अपनी प्रजा है, आपके लोग हैं, देश के जो लोग हैं, उनका खून चूस करके उनसे पैसा लेकर के अपनी जेबें भर सकते थे। 1,75,000 करोड़ रुपया वो आपने गंवा दिया, इसलिए आपने लॉस कर दिया। और आप ये बिल्कुल उल्टा, वेलफेयर के लिए जितना बजट बचा तो उस जो वेलफेयर के लिए जो एक तरह से सब्सिडी देते हैं, किसी तरीके से वेलफेयर के लिए था, उस पैसों के घोटाले में बता दिया कि तुम पब्लिक से लूटना चाहिए था, तुमने पब्लिक से लूटा नहीं, तो उसको घोटाले में तब्दील जो अच्छा काम किया यूपीए ने लोगों के लिए, उसको इन लोगों ने बुरा काम बता करके सरकार को विलन बताया कि ये लोग जो हैं वो विलन हैं। नजरिया बदल दिया, पर्सपेक्टिव बदल दिया और उसके साथ